ज्ञान मंडल क्लासेस में मेरे सभी भाइयों और बहनों का हार्दिक स्वागत है। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे धातु और अधातु में अंतर, जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि धातु और अधातु में क्या अंतर है। ओके बाबू, तो अब पहला नंबर देखते हैं। तो धातु ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह और ऊष्मा का प्रवाह आसानी से किया जा सकता है, इसीलिए तो कहा जा रहा है कि धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। जैसे लोहा हो गया, चांदी हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, यानी लोहा का एक सिरा यदि गर्म करेंगे ना तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा, यानी चांदी का एक सिरा गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा। इस तरह से किसी भी धातु का जो है एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि धातुएं ऊष्मा का सुचालक होता है। अब दूसरा नंबर विद्युत का भी सुचालक होता है, क्योंकि धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है। आपने देखा होगा कि विद्युत परिपथ में अधिकांशतः जो है यानी धातुएं का प्रयोग किया जाता है, यानी अधिकांशतः क्या मतलब ज्यादा से ज्यादा धातु का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि धातु जो है ना विद्युत का विरोध नहीं करता है, बल्कि एक जगह से दूसरे जगह तक विद्युत को ले जाने में मदद करता है। तो क्या मैं जो कह रहा हूं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर आ रहा है मेरे बाबू? अब दूसरा नंबर, ये ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं सिर्फ हाइड्रोजन और ग्रेफाइट को छोड़कर, यानी अधातु जो है ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। अब आप पूछोगे कुचालक का मतलब क्या हुआ? कुचालक का मतलब कि ऊष्मा इसमें प्रवाह नहीं होगा, यानी अधातु जो है सीधा ऊष्मा का विरोध करेगा। विद्युत का कुचालक होता है, यानी अधातु में विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, ये सीधा विद्युत का क्या करेगा बाबू? विरोध करेगा। इसलिए अधातु को कहा जाता है कि यह ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन कुछ ऐसे अधातु हैं जो अपवाद में रखे गए हैं, ये ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे में हाइड्रोजन और ग्रेफाइट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन ऐसा अधातु है जो ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होता है, तो क्या बताओगे बाबू? यानी हाइड्रोजन और ग्रेफाइट, यानी हाइड्रोजन और ग्रेफाइट ऐसे अधातु है जो ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि सभी अधातुएं ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं पहला अंतर? अब दूसरा अंतर क्या है? धातुएं विद्युत धनात्मक होते हैं, यानी धातुओं पर जो है धन आवेश रहता है। जैसे सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2+, एल्यूमिनियम 3+, यानी कोई भी धातु आप ले लो, इस पर जो है हमेशा क्या रहेगा बाबू? यानी धन आवेश रहेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धातुएं जो है इलेक्ट्रॉन त्याग करना जानता है, यानी हमेशा धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, इसलिए इस पर जो है धन आवेश रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और अधातुएं क्या करता है? तो अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होता है। अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अधातुओं पर ऋण आवेश रहता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अधातु हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अपने अष्टक को पूरा करने के लिए अधातु हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ना उस पर ऋण आवेश आ जाता है। लेकिन कुछ एक ऐसा धातु है जो जिस पर धन आवेश रहता है। अब आप पूछोगे कौन ऐसा अधातु है जिस पर धन आवेश रहता है? तो यह है हाइड्रोजन। इसको अपवाद में रखा गया है, यानी हाइड्रोजन जो है इस पर धन आवेश रहता है। हाइड्रोजन पर क्या रहता है बाबू?
धन आवेश रहता है, इसे अपवाद में रखा गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आपसे पूछा जाए कौन ऐसा अधातु है जिस पर धन आवेश रहता है, तो फिर आप क्या बताओगे बाबू? हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन एक ऐसा अधातु है जिस पर धन आवेश रहता है, जबकि सभी अधातुएं ऋण आवेशित होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? दूसरा अंतर समझ में आ गया। अब तीसरा अंतर क्या है? इसमें विशेष प्रकार की चमक होती है, यानी धातुओं में जो है विशेष प्रकार का चमक होता है मेरे बाबू। धातुओं में विशेष प्रकार का चमक होता है, यानी धातुएं चमकीले होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में सोना ले लो, चांदी ले लो, लोहा ले लो, यानी जितने भी धातु है ना उनका अपना अलग अलग चमक है। जैसे सोना का चमक पीला हो गया, चांदी का चमक सफेद हो गया, लोहा का चमक थोड़ा काला हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो धातुओं में जो है एक विशेष प्रकार का चमक होता है। अब सीधा इसका विपरीत कर देंगे बाबू। अधातु में, अधातुओं में विशेष प्रकार का चमक नहीं होता है। अधातुओं में विशेष प्रकार का चमक नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे अधातु हैं जो चमकीले होते हैं, उसको अपवाद में रखा गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे बाबू? अब जैसे में क्या हो जाएगा? आयोडीन और ग्रेफाइट, यानी आयोडीन और ग्रेफाइट जो है ऐसे अधातु हैं जो चमकीले होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं मेरे बाबू? लेकिन सभी अधातुएं जो हैं चमकीले नहीं होते हैं, यानी विशेष प्रकार की चमक जो है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और ग्रेफाइट में पाया जाता है। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि नहीं? अब चौथा नंबर क्या है? साधारण ताप पर जो है धातुएं ठोस अवस्था में पाया जाता है, यानी साधारण ताप पर धातुएं किस अवस्था में बाबू? ठोस अवस्था में पाया जाता है, सिर्फ पारा या मरकरी को छोड़ करके। यानी साधारण ताप पर धातुएं ठोस अवस्था में पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ मरकरी या पारा को छोड़ करके। यानी मरकरी या पारा एक ऐसा धातु है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, अन्यथा सभी धातुएं साधारण ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इसका चौथा नंबर अधातु का जी। अधातुएं साधारण ताप पर ठोस या गैस के अवस्था में पाया जाता है, यानी अधातुएं जो है साधारण ताप पर या तो ठोस अवस्था में पाया जाएगा या तो गैस के अवस्था में पाया जाएगा, सिर्फ ब्रोमीन को छोड़ करके। यानी ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो साधारण ताप पर जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब आपसे पूछा जाए कौन ऐसा अधातु है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो क्या बताओगे? ब्रोमीन है, क्योंकि ब्रोमीन साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि सभी अधातुएं साधारण ताप पर ठोस या गैस के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब अगला नंबर, पांचवा नंबर बाबू। धातुएं आघातवर्धनीय तथा तन्य होते हैं, यानी धातुएं आघातवर्धनीय तथा तन्य होते हैं। आघातवर्धनीय तथा तन्य का मतलब क्या बाबू? कि धातुओं पर यदि हम हथौड़े से प्रहार करेंगे तो धातुएं टूटेगा नहीं बल्कि फैलेगा। आपने देखा होगा कि धातुओं पर हथौड़े से प्रहार करके पीट पीट करके उससे बहुत सारे वस्तु बनाया जाता है, जैसे कुदाल हो गया, खुरपी हो गया, हंसुआ हो गया। यानी धातुओं पर हम जो ही हथौड़े से प्रहार करते हैं तो ये टूटता नहीं है बल्कि ये फैलता जाता है। इसी को बोलते हैं आघातवर्धनीय तथा तन्य। और धातुओं में ऐसा गुण पाया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि धातुएं आघातवर्धनीय तथा तन्य होते हैं।
समझ में आ रहा कि नहीं मेरे बाबू? जैसे 1 ग्राम सोना से आप 2 किलोमीटर जो है तार बना सकते हैं। यानी 1 ग्राम सोना से कितना किलोमीटर तार बनाया जा सकता है जी? 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। किससे? तो 1 ग्राम सोना से। अब देखो कितना धातुओं में आघातवर्धनीय तथा तन्यता क्षमता होता है कि 1 ग्राम सोना से जो है हम कितना लंबा तार बना सकते हैं। और 100 mg यानी 100 मिलीग्राम चांदी से जो है 200 मीटर लंबा तार बना सकते हैं। अब देख लो, सोच लो इसी से कि धातुओं में कितना आघातवर्धनीयता तथा तन्यता का गुण भरा हुआ है कि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं और 100 mg यानी 100 मिलीग्राम चांदी से 200 मीटर लंबा तार बना सकते हैं। क्या आपको समझ में आया कि नहीं? यहां तक कि अभी नहीं समझ में आया? आ गया ना बाबू? अब अधातुएं क्या होता है? ये भंगुर होता है। सीधा इसका विपरीत चलेंगे थी, यानी धातु का सीधा विपरीत चलेंगे, वो अधातु का गुण हो जाएगा। तो जब धातुएं आघातवर्धनीय तथा तन्य होते हैं तो अधातुएं क्या होता है? ये भंगुर होता है। यानी जब अधातु पर हथौड़े से प्रहार करेंगे ना तो ये चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे अधातु है ना जिस पर हथौड़े से प्रहार करें तो वह भी टूटेगा नहीं बाबू, बल्कि फैलेगा धातु जैसा। जैसे प्लास्टिक हो गया, गंधक हो गया, ये प्लास्टिक और गंधक हो गया। अब आपसे पूछा जाए कौन ऐसा अधातु है जो आघातवर्धनीय तथा तन्य होता है, तो आप क्या बताओगे? प्लास्टिक और गंधक। यानी प्लास्टिक और गंधक ऐसे अधातु हैं जो आघातवर्धनीय तथा तन्य होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं मेरे बाबू? तो धातु और अधातु में अंतर समझ में आ गया ना? तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि शेयर का और सब्सक्राइब करने में बाबू कोई पैसा नहीं लग रहा है, इसलिए प्लीज सपोर्ट मी। ओके।